Primary, secondary and tertiary sectors of an economy. Now we see another way of classifying economic activities in an economy, in a country. So this type of classification is the classification on the basis of organization of economic activities. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बेसिकली मतलब यही है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयड हैं, या फिर व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस, हाउ व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क पीपल आर सपोज टू डू, एवरीथिंग कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और इसके अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के थ्रू, इफ़ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, सो कांता इज समवन हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड द सेकेंड सेक्टर इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेयर कमल वर्क्स. कमल जो का जो एग्जाम्पल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है. लेट्स सी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, एंड हाउ आर बोथ द सेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? बिकॉज बोथ द सेक्टर्स आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. सो फर्स्ट थिंग इज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही आता है कि आप कितने टाइम के लिए काम करने वाले हैं, एक दिन में कितने घंटे काम करने वाले हैं, और आपको आपके काम का कितना पेमेंट मिल रहा है, वो सारा का सारा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा. When we talk about the organized sector, we say that the terms of employment are regulated. Regulated terms of employment है, यानी कि एम्प्लॉयज़ के पास में, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है अपनी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, अपने वर्किंग आवर्स के बारे में और अपने पेमेंट के बारे में. Let's take examples of organized sector. Let's take a company like Amazon या फिर एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी लाइक BSNL. वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा अपनी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, एंड देयरफॉर ये सारा के सारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हैं, नॉट जस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ देम, दे आर ऑल्सो इन कोहेरेंस विद गवर्नमेंट रूल्स. सो गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयज़ के लिए मिनिमम वेज सेट किया है, या फिर जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होती हैं एक वर्किंग प्लेस की, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ऑन द अदर हैंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर हाईली इरेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, यू कैन से. सो अनरेगुलेटेड होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जिसका मतलब ये है कि टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस सेक्टर, लेट अस से चांदनी चौक जो है दिल्ली में, वो बहुत हद तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट है. ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चरल फार्म लेबर, इट्स एक्चुअली अ बेटर एग्जांपल. एग्रीकल्चरल फार्म लेबर जो है, इट्स अ हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू बी एम्प्लॉयड इन. वहाँ पे अगर आप वहाँ काम करते हैं तो आपकी जो इनकम है, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं उस इंसान से जो सेम तरीके का काम कर रहा है लेकिन आपके एरिया से थोड़ा दूर है. फॉर एग्जांपल पंजाब में इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, तो वर्किंग कंडीशंस आर बेटर एज़ कम्पेयर्ड टू अदर स्टेट्स, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यूपी और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पे प्रॉपर पे नहीं मिलता है काम का, या फिर ज़्यादा घंटे काम कराया जाता है जितना मिनिमम काम होना चाहिए, और मिनिमम वेजेस भी कई जगह पे नहीं मिलती हैं. So terms of employment are in coherence are regulated in organized sector, but they are unregulated in the unorganized sector, right? Next point is registered with the government. So organized sector के अंदर both the employees or the companies, firms or industries, like ऑल ऑफ देम, किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स, किसी भी तरह की प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक सेक्टर के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं. लाइक गवर्नमेंट नोज़ कि कितनी जगह पे कितने लोग काम कर रहे हैं. So a very interesting point about organized sector और registered with the government के जो नीचे एक point बहुत interesting है, वो ये है कि अगर आप organized sector के employee हैं तो आप enlisted हैं government records में as someone who can work. So you might not be employed currently, but you are, आपके पास अभी शायद काम नहीं होगा, but you are employed with the government and you are registered as an employee in the country, right?
So this is one thing when we're talking about organized sector. On the other hand, you come to organized sector and you find that most of the employees in organized sector are not registered with the government. कि कोई डेटा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो पूरी की पूरी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है, उसमें कितने लोग जो हैं वो काम करते हैं या कितने फर्म्स हैं, कहाँ काम हो रहा है और व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस इन विच दीज पीपल आर वर्किंग, राइट. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम लिख सकते हैं दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. ऑलराइट, चलिए तो हम थर्ड पॉइंट के साथ शुरू करते हैं, विच इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सेक्टर जहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं या काम करते हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ लेट डाउन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस को मॉनिटर करना होता है. यानी कि कहाँ लोग काम कर रहे हैं उन कंडीशंस को आपको मॉनिटर करना होता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है मिनिमम वेज एक्ट के बारे में, हमें पता है कि नरेगा के बारे में. ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज यूनिट्स जो हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं अमेज़ॉन या BSNL जैसे कंपनीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, वहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिस्ट किए हैं. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट. दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स दैट आर इन द NCERT टेक्स्ट बुक. यू डोंट नीड टू मेमोराइज इनमें क्या होता है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू सी कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है जब वो किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में खास करके अगर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं तो. फॉर एग्जांपल एक नया रूल बना है जिसके अकॉर्डिंग हर एक ऑफिस में एक सेक्शुअल हैरेसमेंट सेल होना चाहिए, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकें अगर आपको सेक्शुअली हैरेस किया जा रहा है या अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, राइट. अगर आपको वहाँ पे सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, राइट. When we talk about rules and regulations, it's very important to see कि rules and regulations ना तो unorganized sector में follow किए जाते हैं और ना ही unorganized sector में बहुत सारे लोगों को rules and regulations के बारे में पता होता है. Like they're not even aware that government has let down certain protective rules for the employees and for the employers as well, right? So first, they are not aware of rules and regulations, and thirdly, therefore, we can also say that mostly not followed, right? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये सारे एक्ट्स जो हैं या सेक्शुअल हैरेसमेंट सेल वगैरह ये नहीं फॉलो किए जाते हैं और एम्प्लॉइज़ के पास में कोई भी ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट. Let's first understand about कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी ज़्यादा इनएडिक्वेसी क्यों है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो गवर्नमेंट में के अंडर रजिस्टर्ड होता है, वहाँ पे कौन कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे तरह का काम हो रहा है. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो मेनली यूनिट्स होती हैं, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर मोस्टली स्मॉल एंड स्कैटर्ड, राइट. या तो वो बहुत छोटी होती हैं, यानी कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री हो गई या फिर किसी रूरल एरिया में एक स्मॉल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गई जिसका बहुत लोगों को नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज. ऑल्सो दीज आर स्कैटर्ड. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अमेज़ॉन, इफ़ यू टॉक अबाउट BSNL, ये सारे जो फर्म्स हैं ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पार्ट हैं, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है या फिर अमेज़ॉन है वो एक सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री का पार्ट है. सो ये सारे किसी इंडस्ट्री के पार्ट है एंड देयरफॉर दे आर इन एक सॉर्ट ऑफ यूनियन के अंदर हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि मोस्टली बहुत स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, मोस्टली एक साथ एक इंडस्ट्री की तरह काम नहीं करते हैं और एंड देयरफॉर एक प्रॉपर रेगुलेशन इंश्योर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए, ठीक है. उसके बाद में सेकेंड थिंग इज इट जनरली इन्वॉल्व्स पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन. लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप ज़्यादातर उन लोगों को पाते हैं जो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट अपने बेसिस पर मिला है एंड देयरफॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे मिडिल मैन, इंटरमीडियरीज और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो आपको जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है एंड यू कैन नॉट लाइक आप कुछ भी प्रोसीजर के थ्रू होता हुआ नहीं देख पाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ, इसलिए वर्कर्स इतने ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. टॉकिंग अबाउट वर्कर्स प्रोटेक्शन, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी.
कि एम्प्लॉयमेंट का अगर आप काम कर रहे हैं किसी सेक्टर में तो आपकी जॉब कितनी सिक्योर है। सो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को मैंने बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पेड लीव, सेकेंड इज ओवर टाइम पेमेंट एंड द थर्ड इज जॉब सिक्योरिटी। लेट्स टेक जॉब सिक्योरिटी फर्स्ट, राइट। जॉब सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब यही होता है कि अगर आपको 3 महीने के लिए काम दिया गया है तो आपको 3 महीने काम करवाया जाएगा, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स यू मे फेस, और किसी भी तरह का काम हो, राइट। ऑन जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छे से होती है, द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, यानी कि यू मे बी आस्क्ड टू लीव। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आपको छोड़ के जाने को कभी भी बोला जा सकता है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल फार्म लेबर, सो अगर वहाँ लेट्स से कि अभी हार्वेस्ट सीज़न नहीं है, अभी जब हार्वेस्ट सीज़न आता है तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों को हायर कर लेते हैं। लेकिन अगर हार्वेस्ट सीज़न नहीं है तो बहुत सारे ऐसे फार्म लेबरर्स होते हैं जिनको बोला जाता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए अभी काम नहीं है, यानी कि उनके पास में एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक परमानेंट जॉब नहीं है जहाँ पे वो काम कर सकें। जब ज़रूरत होती है तब उनको एम्प्लॉय कर लिया जाता है। दिस इज़ समथिंग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो सकता है लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप BSNL के एम्प्लॉय हैं और अगर आप 3 महीने के लिए वहाँ काम कर रहे हैं तो आप 3 महीने के लिए काम करेंगे। फिर अगर कंपनी आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको 3 महीने के बीच में नहीं निकाल सकती है, वो आपको आपके काम टेन्योर के बाद ही निकालेंगे, ठीक है। सो at the same time, 2 other things are paid leave and overtime payment. So speaking about both of them, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव भी होती है और ओवरटाइम पेमेंट भी होता है। पेड लीव इन द सेंस सैटरडेज और संडेज़ को आपको छुट्टी मिल जाती है, अगर आपको वैसे छुट्टी चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिख के छुट्टी ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे लार्जली डेली वेज के बेसिस पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है कि आप जितने घंटे के लिए आएंगे, जिस दिन आएंगे आपको उस दिन का पेमेंट मिल जाएगा, आपको मंथली बेसिस पर या एक कलेक्टिव पैकेज की तरह पेमेंट नहीं मिलती है। सो इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो आपको एक तो पेड लीव नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। एट द सेम टाइम ओवर टाइम पेमेंट इज़ समथिंग यू मे और यू मे नॉट गेट। अगर आपको आप नॉर्मली 6 घंटे काम करते हैं और अगर ऑफिस में ज़्यादा काम है और आप 8 घंटे तक रुक रहे हैं, सो यू माइट गेट पेमेंट फॉर दोज 2 आवर्स एंड यू माइट नॉट गेट पेमेंट फॉर दोज 2 आवर्स, राइट। सो पेड लीव और ओवर टाइम पेमेंट का जो सिस्टम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो हाईली इरेगुलेटेड है, और ओवर टाइम पेमेंट आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन वो एम्प्लॉयर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। सो सिमिलरली जब हम एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम कुछ और सर्विसेज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर बेनिफिट्स और इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज़ और द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन पहले, हेल्थ केयर बेनिफिट्स और इंश्योरेंस बेनिफिट्स, व्हाट डू दे मीन। सो बेसिकली देयर इज अ क्लॉज, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होती है काम के दौरान, या अगर काम के दौरान आप बीमार पड़ जाते हैं, सो कंपनी कैन फंड यू। आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपको जितना भी खर्चा होगा हॉस्पिटल में, वो कंपनी आपकी हेल्प करेगी उठाने में। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप फार्म में एम्प्लॉयड हैं और अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आप छुट्टी ले लें या फिर आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, राइट। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ हो सकती है, एंड देयरफॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हेल्थ केयर बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स और ऐसे जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं किसी कंपनी में किसी जगह काम करने के, वो नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ अमेजॉन और BSNL, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको छुट्टी पे भी भेज देते हैं। सो एक कंपनी आपको हॉलीडेज़ भी देती है, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती हैं। सो हम देख सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही अनफेयर है और बहुत रिस्की है। Another important thing, and this is something you need to worry about, and that is the safe working environment. So safe working environment के अंदर गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है that you need to have basic drinking water. The first thing is drinking water,
प्रॉपर सैनिटेशन, सो ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको फॉलो करनी होती हैं। आप आज ऐसा कोई ऑफिस नहीं देखेंगे जहाँ पे आपको पीने का साफ़ पानी नहीं मिले या फिर आपको एक प्रॉपर वॉशरूम नहीं मिले या लूज़ नहीं मिले, राइट। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर आप किसी क्रैकर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप किसी फूड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर लिस्टेड नहीं है, तो वहाँ पे आपको सेफ, आपको कैसा भी वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सकता है। लाइक यू माइट एंड अप इन एन एनवायरनमेंट अगर आप जहाँ पे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके गैसेस भी लीक हो रहे हैं एंड योर हेल्थ इज़ आपकी हेल्थ भी सही नहीं है उस एनवायरनमेंट में, राइट। So these are the basic points of distinction between the organized and unorganized sector, sectors. Let's just quickly revise them. फटाफट से revise करते हैं and then we'll move on to another important topic which falls under the heading, right? So terms of employment, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलेटेड होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलेटेड नहीं होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलेटेड इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि स्मॉलर स्कैटर्ड यूनिट्स हैं एम्प्लॉयमेंट की, एंड एट द सेम टाइम जो लोग यहाँ काम करते हैं वो जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। सो second point is registered with the government. Most employees and most companies, actually all of them in the organized sector, are enlisted and registered with the government. On the other hand, unorganized sector में government को नहीं पता होता है कि कहाँ पे कौन सा producing unit है और कहाँ पे कौन सा कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। Third is rules and regulations. There are certain laws, there are certain rules and regulations which government has enlisted, जो government ने दिए हैं वर्क स्पेस के लिए, काम करने की जगह के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होते हैं और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता है इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव भी मिलेगा, आपको ओवरटाइम पेमेंट भी मिलेगी एंड यू हैव जॉब सिक्योरिटी, लाइक आपकी जॉब परमानेंटली सिक्योर है, आप ही की है, यू आर नॉट थ्रोन आउट ऑफ वर्क। ऑन द अदर हैंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कभी भी जाने के लिए बोला जा सकता है, सो जॉब सिक्योरिटी इज़ मिनिमम। ओवरटाइम पेमेंट नहीं दी जाती है मोस्टली, डिपेंड्स, एंड पेड लीव भी मोस्टली नहीं होती है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। सो and the fifth point is other services, जहाँ पे दो सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज हेल्थ केयर बेनिफिट्स और इंश्योरेंस बेनिफिट्स एंड अदर पर्क्स ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको नहीं मिलते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर यू गेट प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, जो आपकी हेल्थ के लिए भी इंजूरियस ना हो फ्यूचर में। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले।